यह एंगल थीटा है, यह ब्लॉक, यह इंक्लाइंड प्लेन है, यह ब्लॉक है जिसका मास m, ठीक है। और यह सरफेस है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू है, ठीक है। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, पहले मान लो कि स्मूथ है, मैं बता चुका हूं स्मूथ का सिचुएशन, पहले बता चुका हूं स्मूथ का सिचुएशन, बताया हो ना। इसका वेट फोर्स किधर होगा, mg, ये क्या होगा, नॉर्मल, बताया गया है बेटा। यह एंगल क्या होगा, थीटा होगा। इसका कंपोनेंट इसके अलोंग कितना होगा बेटा, mg cos थीटा। क्या मैं सही लिख रहा हूं, यस सर। इसका कंपोनेंट इसके अलोंग क्या होगा, mg sin थीटा। क्या आप सभी लोग क्लियर हो बेटा, हाँ या ना। यस सर। यस। अगर इस सिचुएशन की बात करें तो n इक्वल टू कितना है, mg cos थीटा, और दिस इक्वल टू क्या होगा, नीचे मूव करेगा, mg sin थीटा इक्वल टू m इंटू ए, जो कि बता चुका हूं, बताया गया है बेटा, g sin थीटा, यस। जो कि ये सारी सिचुएशन पहले मैं एनालाइज कर चुका हूं। नाउ अब इसमें फ्रिक्शन हो जाए, न्यू हो जाए, देन व्हाट हैपन, इस पे क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, किधर लगेगा, F ऊपर की तरफ, तब मेरा इक्वेशन सेम सिचुएशन रहेगा, इक्वेशन चेंज हो जाएगा। क्या इक्वेशन होगा, n इक्वल टू mg, जैसे कहते हैं इसे, यह नीचे आ रहा है, अगर आ रहा है तो की बात है, mg sin थीटा माइनस f, इक्वल टू m। अगर बैलेंस केस में है तो mg sin थीटा इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, यह होगा। बात समझ में आ रहा है क्या, बात समझ में आ रहा है बेटा, यस सर। यस सर। तो कितना आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स पहले निकाल लो, फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा, न्यू इंटू एन, एन कितना है, mg cos थीटा, कितना आएगा, mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू m में mg sin थीटा माइनस न्यू mg cos थीटा इक्वल टू m इंटू ए। इस केस में, इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या कॉमन होगा, mg कॉमन कर लो, sin थीटा माइनस न्यू cos थीटा इक्वल टू m इंटू ए, m से m कैंसिल, यह होगा एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। देखिए तो देखिए तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोग को इक्वेशन लिखना, एनालिसिस करना अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, क्या आप लोग को इक्वेशन लिखना, एनालिसिस करना ये सब समझ में आ गया है कि नहीं आया है, आया है सर। पक्का ना बेटा, झूठ तो नहीं बोल रहे हो आप लोग। नो सर। इसका अगर आपको प्रैक्टिस करना होगा तो मैंने बोला ना, कोई भी बुक ले लो, कोई भी बुक उठा लो, मुझे नहीं पता आप कौन सी बुक आपके पास है। हाँ, अगर नहीं बन रहा है, टोटल कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर मेरी कमी है। अगर 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन बन रहा है, 5 क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है।
20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन बन रहा है, 10 क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत है, कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। और 10 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन में से एक भी नहीं बन रहा है और आप मेहनत कर रहे हो, तो फिर टीचर की कमी है। इरेज करूं? Yes. चल, एक सिचुएशन दे रहा हूं जो कि एनालाइज करके मेरे को भेजना। दो सिचुएशन दे रहा हूं। दोनों पे अलग अलग फ्रिक्शन लग रहा। इसको आप खुद बनाना, बना के मेरे को भेजना, देखता हूं। एक्सेलरेशन निकालना है दोनों का। इसको भी बना लेना। बन जाएगा ना भाई, की दिक्कत आएगी? बन जाएगा ना बेटा? यार कुछ बोल नहीं रहा। बनेगा बेटा? Yes, sir. ट्राई तो करो यार, कम से कम ट्राई तो करो एटलीस्ट। नहीं Yes. बनेगा तो मैं जिंदा ही हूं। चलो इरेज कर दूं अब। तो लास्ट टॉपिक बचा है, जो कि सच पूछो तो सर्कुलर मोशन का पार्ट है। और इसके बाद 5 चैप्टर खत्म होगा। कौन कौन भाई? 4 से 5। एक होगा वेक्टर, काइनेमेटिक्स 1D, काइनेमेटिक्स 2D, एनएमएल, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन। इस तरह से बोलो तो 6-7 टॉपिक हो गया। बट 1D और 2D एक ही टॉपिक में आता है। 1D और 2D एक ही टॉपिक में आता है। ठीक है? Yes, sir. तो इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर छोटा है, अगर यहां तक समझ में आया तो वर्क एनर्जी पावर आसान हो जाएगा। क्योंकि सच पूछो तो वर्क एनर्जी पावर आपको डॉट प्रोडक्ट पे टोटल कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। उसमें एक ही टॉपिक समझने वाला बात है, जिसका नाम है कंजर्वेटिव फोर्स। वो भी जेईई एडवांस में अक्सर क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन तो अगर टफ पेपर करना होगा तो जेईई एडवांस में कंजर्वेटिव फोर्स से दे देगा, और वो बच्चों से नहीं बनता है, क्योंकि वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है उसका। तो बस कंजर्वेटिव छोड़ के रेस्ट क्वेश्चन तो बिना पेन उठाए बना दोगे, बिना पेन उठाए बना दोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स से अगर क्वेश्चन आता है तो आपका कैलकुलेशन लंबा जाता है और लेंदी भी जाता है। उसमें इंटीग्रेशन का भरपूर यूटिलाइज है। तो चलिए, उसके बाद मैं चाह रहा था वर्क एनर्जी पावर के बाद मैकेनिक्स सेकंड आता है। मैकेनिक्स सेकंड में क्या क्या आता है? कोलिजन आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, एंड रोटेशन आता है। तो या तो मैं वो टॉपिक उठा लूंगा, या एक इंटरेस्टिंग और सेपरेट टॉपिक है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में 5 चैप्टर आता है। एक बेसिक आता है, एक आता है क्या कहलाता है कि थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन के बाद आता है कैलोरीमेट्री, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, हीट ट्रांसफर एंड केटीजी। यह अच्छा टॉपिक है, इससे लगभग 5 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी उठा सकता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप बताएंगे, जो कहेंगे उसके अनुसार मैं चलूंगा। चल इरेज करूं? Yes, sir. और
अगर जो बच्चे शाम में पढ़ रहे हैं, मैं देखता हूं 10th के बच्चे अब कम आना शुरू हो गए हैं क्योंकि उनका 10th का बोर्ड आ गया है। तो अगर 10th के बच्चे कम आ जाएंगे या मतलब कम आने शुरू हो जाएंगे, वो ज्यादा फोकस बोर्ड पे हो जाएंगे, तो सेम बैच को मैं आप लोग के लिए कंटिन्यू कर दूंगा। मतलब वहां पे एक अलग कोई टॉपिक उठा लेंगे, ठीक है। सेम वो बैच चलते रहेगा, आपके लिए वो हो जाएगा, अलाउंस हो जाएगा टाइम। मैं क्या बोल रहा था, टॉपिक का नाम लिखो, बैंकिंग ऑफ रोड। टाइम अप हो गया है, कल पढ़ाएंगे। बैंकिंग रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। आप लोग को तरीका पता है ना बेटा, नीट का कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए और कहां से क्वेश्चन जनरली आता है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। देखो अगर मैं नीट की बात करूं, नीट में सबसे ज्यादा वेटेज बायोलॉजी का है, जो कि कितने क्वेश्चन है बेटा, 90. 100 क्वेश्चन है, जिसमें से 90 बनाना है। क्लियर हुआ? Yes, sir. कोई डाउट? इसका बेस्ड क्या है, इसका क्वेश्चन पूछने का लेवल क्या है, पता है आपको? NCERT। इससे बाहर आज तक रिकॉर्डेड क्वेश्चन नहीं आया, इससे बाहर आएगा ही नहीं, आया ही नहीं है। नेक्स्ट बात करूं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री 3 पार्ट में होता है बेटा, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तुम देख लेना, जो ऑल ओवर इंडिया का फर्स्ट रैंकर है उनका कभी आप यूट्यूब पे स्टेटमेंट सुनना। लास्ट 2015 से लेके 2020 तक का फर्स्ट रैंकर का जरूर यूट्यूब पे उनका स्टेटमेंट सुनना, और वहां से आप अपना रास्ता निकालना कि वो किस किस बुक को, और सच्चाई क्या है, क्योंकि वो सच्चाई बताएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. जरूर सुनना, ये मेरा रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वैसे हमारे यहाँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए एक ही बुक फेमस है, पटना की बात करूं तो, जिसका नाम है ओपी टंडन। ओपी टंडन। अगर मैं बेसिक मतलब लेवल की बात करूं, NCERT। इससे बाहर रिकॉर्डेड नहीं आया है। और खास करके इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इनऑर्गेनिक जो है NCERT का लाइन बाय लाइन आता है। NCERT का लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ लिए ना बुक का, तो उसी में उससे बाहर आ ही नहीं सकता, आया ही नहीं है। समझे क्या? ऑर्गेनिक के लिए NCERT लेवल सही है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए एक बुक आता है, हम लोग पढ़ते थे वो मतलब येलो येलो नहीं है, ग्रीन टाइप का बुक है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, मैं बता दूंगा। वो प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट बुक है। मैं नीट लेवल की बात कर रहा हूं। या कोई भी बुक ले लो, ओपी टंडन का भी कोई भी बुक ले लो, या क्वेश्चन बैंक ले लो, जिससे प्रैक्टिस हो सके। लेवल यही है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करो, फिजिकल केमिस्ट्री देखो लेवल तो NCERT ही है, लेकिन क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड पूछता है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ट्विस्ट करना कोई भी कर सकता है। वह मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और सच पूछो तो अगर फिजिकल केमिस्ट्री जानना है तो लॉगरिथम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? जिसमें आप पढ़े होंगे pH वैल्यू, या पढ़ना है pH वैल्यू, पढ़े हैं क्या या पढ़ना होगा?
पढ़ना है सर। यह पूरा चैप्टर लॉगरिथम पे बेस्ड है, पूरा चैप्टर यह लॉगरिथम पे बेस्ड है। और एक है इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि पूरा कैलकुलेशन, कुछ नहीं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है। उसके लिए आपको टेबल आना चाहिए, एटलीस्ट 20 तक टेबल आना चाहिए। आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज नहीं के बराबर है, केमिस्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, है लेकिन नहीं के बराबर है। मतलब आपको कैलकुलेशन, और एक चीज और कि आप देखे होंगे 10⁻⁵, 10⁻11, कुछ ऐसे करके ये वाला सॉल्व करने आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? इस तरह के वैल्यू को कैसे सॉल्व करें, यह आपको आना चाहिए। इससे ज्यादा बार है ही नहीं रे भाई। इसके लिए एक बुक आता है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, लेकिन वो जेई के लिए है। अगर आप करो तो और अच्छी बात है। आरसीएम बुक का नाम है, हम लोग जो पढ़े थे आरसीएम, आरसी मुखर्जी हम लोग जो पढ़े थे, आरसी मुखर्जी। इतनी मोटी, लेकिन वो सिर्फ न्यूमेरिकल फिजिकल के लिए आता है। बहुत उसमें वो क्वेश्चन, मतलब उसका अगर फर्स्ट लेवल का भी कर लोगे ना, हर क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपका नीट निकल जाएगा। उससे ज्यादा नहीं चाहिए, वो एडवांस लेवल तक का है। मतलब बेसिक के लिए अच्छी बुक है, बस इतना जाए, बेसिक के लिए अच्छी बुक है। मैं आगे बढ़ूं? यस सर। और फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स बस इतना ही जान जाओ कि जेई मेन लेवल तक पहुंच जाओ। अब जेई मेन लेवल कहां तक कैसे पहुंचेंगे? स्टैंडर्ड HC वर्मा मान लो। किसको मान लो? HC वर्मा को स्टैंडर्ड मान लो। और आप किस HC वर्मा में क्वेश्चन दिया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दिया है। अगर HC वर्मा भी में और एक एम करीम की बुक आती है, अगर ये दो कर लो तो आपको दुनिया की किसी बुक की जरूरत है ही नहीं। वैसे मेरा नोट्स आ रहा है, आ जाएगा, लेकिन वो लेवल एडवांस लेवल का है, फिर भी मैं मंगाया हूं, टोटल 25 सेट मंगाया हूं। देखो यह है एम करीम की बुक, यह इधर नहीं मिलती है, हम लोग की तरफ मिलती है। इसमें क्वेश्चन का लेवल, मतलब इंटरेस्ट आ जाएगा बच्चों को, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए इंटरेस्ट आ जाएगा। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट किया है और HC वर्मा को टच किया। इस बुक में क्या है, 0 से लेके HC वर्मा तक है। HC वर्मा का क्या है कि HC वर्मा में आपको जेई मेन एडवांस तक लेकर जाता है, एडवांस तक जाता है, ये बात ध्यान में रखना। अगर आप कर लेते हो, ये 2 बुक कर लेते हो, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। बस इतना ही जान जाओ। सर गुस्सा करेंगे मेरे को, आप जाइए आप लोग।